हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष पुनिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रायपुर से। आज हम बात करेंगे पेट के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या समस्या के बारे में, जिसे हम कहते हैं GERD, GERD, एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न। हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में होती है। इसमें क्या होता है, ये इसमें होता है पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की तरफ आता है, चेस्ट की तरफ, और हमें चेस्ट में जलन, भारीपन या मुंह में पानी आना, इस तरह की तकलीफें होती है। इस बीमारी के बारे में आगे चर्चा करने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पेट के ऊपरी हिस्से की बनावट किस प्रकार की होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह से होता हुआ चेस्ट में जो फूड पाइप का हिस्सा होता है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, उससे गुजरता हुआ अमाशय तक जाता है। अमाशय या स्टमक जो एसिड बनाने का काम करता है, एसिड फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है कि जो फूड पाइप का जो चेस्ट का हिस्सा होता है, इसोफेगस, और स्टमक दोनों के बीच में एक वॉल मैकेनिज्म होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इस इंस्पेक्टर का काम होता है या वॉल का काम होता है कि पेट में बनने वाला एसिड या फूड को ऊपर आने से, वापस रिटर्न आने से रोकना। यदि ये वॉल मैकेनिज्म वीक हो जाए या इसका प्रेशर कम हो जाए या स्टमक में एसिड ज़्यादा बने, इस कंडीशन में एसिड ऊपर की तरफ आता है और हमें हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स या GERD की प्रॉब्लम महसूस होती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। GERD के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लासिकल सिम्टम्स या टिपिकल सिम्टम्स, जो अधिकांशतः सभी मरीजों में मिलते हैं, और सभी मरीज जो GERD के होते हैं इनकी कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे छाती में जलन होना, छाती में भारीपन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, कभी कभी इतनी तकलीफ होती है कि मुंह में खाना भी वापस आ जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स है जो अधिकांश अधिकांश मरीजों में होते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एटिपिकल सिम्टम्स, जो सिम्टम्स कम मरीजों में मिलते हैं और जिससे दूसरी बीमारी होने का भी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एटिपिकल सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन। कभी कभी पेशेंट को इतना ज़्यादा चेस्ट पेन होता है कि उसे इमरजेंसी में रात में कैजुअलिटी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से होता है। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि ये मिडनाइट, रात के 2 बजे 3 बजे खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सीवियर तेज दर्द होता है, और कभी कभी रात में ही हॉस्पिटल विजिट करने की जरूरत पड़ सकती है। लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से गले में इरिटेशन होता है और हमें सूखी खांसी या ड्राई कफ की, हमेशा ड्राई कफ रहने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी माइक्रो एस्पिरेशन, थोड़ा बहुत एसिड का रेफरल लंग्स की तरफ या लैरिंग्स की तरफ, या जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसकी तरफ जाने की वजह से वॉइस में चेंजेस भी कुछ मरीजों में देखे गए हैं। बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स यदि दांतों को भी खराब कर सकते हैं, डेंटल कैरीज की, डेंटल स्ट्रक्चर, दांतों की बनावट, जो दांतों का कलर है, कोटिंग होने की संभावना भी एसिड रिफ्लक्स की वजह से होने की रहती है। तो ये सारे एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कुछ मरीजों में देखने के लिए मिलते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी मरीजों में, ऑलमोस्ट 100% मरीजों में क्लासिकल सिम्टम्स जो एसिड रिफ्लक्स के होते हैं वो मिलते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसके सिम्टम्स को बढ़ाते हैं? इसके बारे में हम देखें तो लाइफस्टाइल का GERD के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। लाइफस्टाइल में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी हमारी फूड हैबिट्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारे बिहेवियर पैटर्न। डाइट की हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फैटी चीज़ें हो गई, जिसमें चीज़, बटर, फ्राइड आइटम्स, ये चीज़ें होती हैं जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है, साथ ही स्टमक की खाली होने की जो रफ्तार है, स्टमक की जो मूवमेंट है, इसको स्लो करती है। तो इससे क्या होता है कि स्टमक में काफ़ी देर तक फूड पड़ा रहता है। अधिक समय तक फूड पड़ा होने की वजह से रिफ्लक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, मिर्च, चाहे वो काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, जो स्टमक को इरिटेट करती हैं और एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। खट्टे जूसेस, खट्टे फल, नींबू, अचार, जो खट्टे आइटम्स रहते हैं वो भी एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। इससे हमें तकलीफ़ें बढ़ने का खतरा होता है। इसके अलावा जो कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये हैबिट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी एसिड बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हो गई हमारी फूड और हैबिट से रिलेटेड चीज़ें जो तकलीफ़ों को बढ़ा सकती है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो हम ऐसा कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारा पेट काम करता है अच्छे से। तो यदि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो स्टमक की मूवमेंट स्लो होती है, खाना अधिक समय तक स्टमक में रहता है और एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कम से कम 30 मिनट हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें, ताकि हमारे स्टमक की मूवमेंट और पेट का जो हाजमा हम बोल सकते हैं वो सही सलामत रहे।
ये भी देखा गया है कि कोविड के समय में काफ़ी लोगों ने घर में बना हुआ काढ़ा इस्तेमाल किया और खूब इस्तेमाल किया है। काढ़े में काली मिर्च, दालचीनी और बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू मसाले हैं वो डलते हैं और ये देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट जिनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले से थी, वो दवाइयाँ ले रहे थे, उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काढ़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई, वो हॉस्पिटल पहुँचे और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, उनमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो गई। तो यदि आपको काढ़ा पीने के बाद या इस तरह के जो गरम मसाले या जो मसाले जो शरीर में एसिड ज़्यादा पैदा करते हैं, उससे आपको तकलीफ हो रही है, तो उनका सेवन डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। बात करें खाने के समय के बारे में जिसका एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है, यदि हम लंबे समय तक खाली पेट रहें, यदि हम एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाएँ या हम रात में देर से खाएँ और खाने के बाद तुरंत बहुत इमीडिएटली सो जाएँ, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाती है और साथ में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को भी बढ़ाती है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। जैसे कॉमन दवाइयों की हम बात करें, जैसे पेन किलर्स हो गए, एनसेड्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स या पेन किलर्स जो कॉमनली यूज होते हैं, इसमें डाइक्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन, पैरासिटामोल, स्टेमोडोल, ये सारी दवाइयों की वजह से भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम या नौशिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती हैं। कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं, कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, इनकी वजह से भी एसिडिटी की तकलीफ होती है। अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं, जो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो वॉल्व की बात कर रहे हैं, उसको भी वो चौड़ा करती है, इसलिए एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम अस्थमा के मरीजों में ज़्यादा देखी गई है। कुछ एक दवाइयाँ जो हैं जो हार्ट के मरीज लेते हैं, जैसे एस्प्रिन, एस्प्रिन की वजह से भी कुछ लोगों में एसिडिटी होती है, इसलिए यदि इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो इन दवाइयों, चूंकि इन दवाइयों को तो बंद नहीं किया जा सकता, तो इन दवाइयों के साथ एसिडिटी की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जीईआरडी की प्रॉब्लम यदि किसी को लंबे समय से है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? चूंकि एसिड जो स्टमक में बनता है वो ऊपर लंबे समय तक आ रहा है, वो अंदर की स्किन को इरिटेट करता है, इरिटेशन होने की वजह से उसमें अल्सरेशंस बन सकते हैं, सूजन आती है, अल्सर्स बनते हैं। तो अल्सर्स जब बनते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी खाते समय चेस्ट पेन की समस्या होती है। इसके अलावा अल्सर्स कभी-कभी ब्लीडिंग पैदा करते हैं, जो खून की उल्टी या काले दस्त के रूप में बाहर आता है। लंबे समय तक यदि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहे तो आहार नली के सिकुड़ने की समस्या भी हो सकती है। सिकुड़न की वजह से खाना खाते समय खाने का फंसना, गले में इरिटेशन या हम कड़ी चीज़ें ना खा पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है जीईआरडी या एसिड रिफ्लक्स का, वो है बैरेट्स एसोफेगस। बैरेट्स एसोफेगस में क्या होता है कि अंदर की जो स्किन है उसमें चेंजेस होते हैं, जिसे हम बैरेट्स एसोफेगस बोलते हैं। ये एक प्री कैंसरस लीजन है जो बहुत ही रेयर केसेस में ट्यूमर या कैंसर का रूप ले सकती है। जीईआरडी के केसेस में एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है? नंबर 1, यदि आपको क्लासिकल सिम्टम्स हैं, आपको ट्रीटमेंट दिया गया है या आपने ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशंस ली हुई हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया या पूरा रिस्पॉन्स नहीं आया या आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, यदि आपको एटिपिकल सिम्टम्स हैं तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा, यदि आपको अलार्म सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस हो रहा है, खाना लटकने में दिक्कत हो रही है, खून की कमी हो रही है, खाना फंस रहा है, मोशन ब्लैक हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, इस कंडीशन में भी आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। जीईआरडी के ट्रीटमेंट में दवाइयों की ज़रूरत कब पड़ती है? यदि आपको बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स हैं, क्लासिकल सिम्टम्स हैं, बहुत कभी-कभी आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, मे बी वंस इन अ वीक या वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, तो आप सिंपल मेडिकल स्टोर में जो अवेलेबल ओवर द काउंटर एंटासिड्स होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, जैसे सुप्रालोफेट हो गया, जेलुसिल हो गया, एंटासिड्स हो गए, ये आप कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आपको बहुत ही क्लासिकल सिम्टम्स हैं, अलार्म सिम्टम्स नहीं हैं और आपको बहुत कम सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत कभी-कभार सिम्टम्स आ रहे हैं तो। लेकिन यदि आपको इसके विपरीत यदि आपको बहुत ही रेगुलर सिम्टम्स हो रहे हैं, दवाइयों से पूरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या रेगुलर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको अलार्म सिम्टम्स हैं, या आपको और भी कोई ऐसी दिक्कतें हैं जो नई सिम्टम्स पैदा हो रही हैं, जैसे खाना के टकने में तकलीफ हो रही है, वेट लॉस होना चालू हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको नेगलेक्ट ना करें, सिर्फ एसिडिटी की गोली ना खाएं। आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और इसके बारे में डिटेल में जांच कराएं या डेफिनेटली उनकी सलाह लेने की ज़रूरत है। तो ये थी जीईआरडी के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ़ों और बीमारियों के बारे में जानकारी दे सकें, उन्हें अवेयर कर सकें, ताकि सिम्टम्स नेगलेक्ट ना हो और सही समय पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके।